दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2023 में आई मूवी सलार को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के एंड में करूंगा। तो पहले आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि देवा अपने दोस्त वर्धा को घसीट के ले जा रहा है उसके सौतेले भाई के पास। उसके भाई रुद्रा ने वर्धा की नाक की नथ छीन ली थी, जो कि इज्जत के समान होती है, तो वही देवा उससे लेने जा रहा था। देवा उससे नथ मांगता है, लेकिन रुद्रा अच्छे से बात ना करते हुए कहता है कि मेरे पहलवान को हरा के दिखा और नथ ले जा। देवा पिद्दी सा और पहलवान सांड जैसा, लेकिन वो उससे भिड़ने चला जाता है बिना डरे। पहलवान जैसे ही देवा को छूता है, देवा बिजली के तार को पकड़ लेता है, जिससे कि उसे तो करंट लगता ही लगता है, साथ ही पहलवान भी झटका खा के धूल चाट लेता है। पहलवान को उठाने के लिए 2-4 लोग आ जाते हैं, लेकिन देवा मौत से मुलाकात करके वापस आ जाता है। रुद्र उसकी डेयरिंग और खौफ देख के नथ तुरंत वापस कर देता है। ऐसी ही थी देवा और वर्धा की दोस्ती। वर्धा को कोई कुछ कहे या उसको परेशान करे, देवा बिना सोचे समझे किसी से भी भिड़ने को तैयार रहता था। अब एक रात देवा अपने घर के दरवाजे पर कीले ठोक रहा होता है, अंदर बैठी अपनी माँ को किसी से बचाने के लिए। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और देवा को पकड़ के दरवाजा तोड़ते हुए उसकी माँ के पास पहुँच जाते हैं। वो सभी मिलकर माँ के साथ दुष्कर्म करने ही वाले थे कि तभी वर्धा आकर उन सबको मार डालने की धमकी देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। एक आदमी कहता है कि आपके पिता ने ही नियम बनाए हैं, उन्हें ही पालन करते हुए ये किया जा रहा है, हमें मत रोकिए। वर्धा कुछ सोचते हुए अपना कड़ा निकाल उस आदमी के सामने फेंक देता है, जिसे उठाकर वो आदमी बड़ा खुश होता है, जैसे कोई सोने की खदान मिल गई हो। वर्धा कहता है कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वो आदमी खुशी खुशी कड़ा लेकर चला जाता है और वर्धा, देवा और उसकी माँ की जान बचा लेता है। वर्धा कहता है कि अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से निकल जाओ कहीं दूर। माँ देवा से कहती है कि वादा कर कि दोबारा यहाँ कभी कदम नहीं रखेगा और यहाँ जो भी हुआ उसे यहीं भूल जाना। देवा माँ से वादा किए बिना वर्धा से वादा करता है कि तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं तेरे लिए जरूर आऊंगा, और इतना कहकर वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब कहानी यहाँ से साल 2017 में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन कृष्णनाथ बिलाल नाम के आदमी से कांटेक्ट करके कहता है कि मेरी बेटी आध्या यूएसए से भारत आ रही है। बिलाल उस पर खूब गुस्साता है कि तुमने उसे इंडिया क्यों भेजा, तो कृष्णनाथ कहता है कि मैंने नहीं भेजा, वो खुद गई है। बिलाल कहता है कि राधा रमा 7 सालों से तुम्हें ढूंढ रही है, अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। उसकी नौकरानी ओमकारी माँ 2-3 राज्यों के चुनाव खुद ही कंट्रोल कर लेती है। राधा रमा का साइबर सेल ओमकारी माँ को तुरंत जानकारी देता है कि कृष्णकांत तो नहीं लेकिन उसकी बेटी भारत आई है। ओमकारी माँ अपने चेले वेधा और हजारे को जानकारी देकर आध्या को उठा लेने का ऑर्डर देती है। बिलाल कहता है कि 7 साल पहले जो तुमने उनके साथ किया उसका गुस्सा वो तुम्हारी बेटी पर निकालेंगे। कृष्णकांत कहता है कि वो कहाँ रहता है ये सिर्फ तू जानता है, अपना वादा याद कर और उससे कांटेक्ट करके मेरी बेटी को बचाओ। आध्या जब लैंड करती है तो तुरंत गुंडे उसे उठा ले जाते हैं, लेकिन चालाकी दिखाते हुए बिलाल आध्या को उनसे बचाते हुए उसे भगा लाता है। आध्या परेशान हो जाती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिलाल आध्या के उसके पिता से बात कराता है, तो कृष्णकांत कहते हैं कि जो आदमी तुम्हारे सामने है तुम उसकी बात सुनो और जो वो कह रहा है बस वही करती जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लूंगा। बिलाल कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है अम्मा। अब हमें आसाम के टिनसुकिया गांव को दिखाया जाता है, जहां अम्मा रहती हैं। गांव का सरपंच आध्या को उनके पास लाता है और बताता है कि ये इंग्लिश टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए आई हैं। अम्मा बहुत खड़ूस टाइप की थी और जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद वो उसे टीचर की नौकरी दे देती हैं। बिलाल ने कहा था कि उन्हें तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने आध्या को इंग्लिश टीचर बना के भेजा। अब वहाँ आता है देवा, जिसकी बात कृष्णकांत ने की थी कि बस वही है जो आध्या को बचा सकता है, तो बिलाल ने उसे इसके पास पहुंचा दिया। हजारे आध्या के ऊपर एक नकली केस बनाकर वो पुलिस और एम्बेसी में खबर भेज देता है ताकि आध्या देश छोड़कर ना जाने पाए। हजारे लड़की को ढूंढने में लगा था, लेकिन वेदा 7 सालों से एक आदमी को ढूंढने में लगा था जिसका कुछ अता पता नहीं कि वो कहाँ है। उसे इस बात का यकीन था कि जहाँ वो होगा वहीं लड़की होगी। अम्मा जिस स्कूल की हेडमास्टर थी वहाँ के बच्चे बड़े शैतान टाइप के थे। बच्चे पूरी कोशिश करते हैं कि आध्या
उन्हें पढ़ा ही ना पाए। अम्मा आध्या को बाजार से लाइटें लाने को कहती है तो वापस आते वक्त कुछ गुंडे उसे छेड़ने लग जाते हैं। वहाँ देवा आ जाता है पर कुछ करता नहीं। इतने में पुलिस आ जाती है तो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। देवा ने जिस खंबे को पकड़ रखा था उसमें उसके हाथ के निशान बन जाते हैं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा गुस्सा कंट्रोल करके खड़ा हुआ था। ओमकारी माँ का कोई कंसाइनमेंट था जो कि नेपाल पहुंचना था। तो उनके आदमी नायक के पास रिंडा नाम का एक आदमी आता है जो कि ट्रक्स को नेपाल तक पहुंचाने वाला था। जिसका सामान था वो कहता है कि ये तो बिना हथियार के आया है। तो नायक कहता है कि इसके द्वारा लगाई गई सील ही काफी है। चलने से पहले ट्रक के अंदर रखे सामान पर एक सील लगाई जाती है। फिर रिंडा आराम से सो जाता है। बंदरगाह से निकले ही थे कि तभी पुलिस फोर्स उस ट्रक को रोक लेती है क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि अवैध सामान की स्मगलिंग की जा रही है। पुलिस जैसे ही ट्रक को खोलती है तो वो सील देखकर कांप उठती है और तुरंत ट्रक के जाने के लिए रास्ता साफ कर देती है। ये खबर सभी डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है कि किसी ने सील रोक दी है। तो हंगामा मच जाता है कि कुछ भी हो जाए उसे कोई मत रोकना। नायक कहता है कि भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सील को रोक सके। अब हम देखते हैं कि एक बच्ची देवा के पास अपना जन्मदिन मनाने आती है और कहती है कि तुम मेरा केक काटो। अम्मा उसे रोक देती हैं और घबराते हुए देवा के पास आकर कहती हैं कि ये चाकू मुझे दे दो। वो चाकू प्लास्टिक की चाकू थी लेकिन अम्मा ऐसे डरी जैसे उसके पास कोई बहुत बड़ा हथियार हो। सब हैरान थे कि प्लास्टिक की चाकू से वो क्या ही कर डालता जो अम्मा इतना घबरा गईं। अब एक दिन अम्मा आध्या को भेजती हैं देवा को खाना देने के लिए कि तभी वहाँ हजारे के गुंडे आकर आध्या को पकड़ लेते हैं। सेल्फी नाम का एक गुंडा आध्या के साथ सेल्फी लेकर वेदा को भेजता है ये दिखाने कि उसने लड़की को पकड़ लिया है। तभी वहाँ अम्मा आ जाती हैं और सभी से कह रही होती हैं कि कोई तो रोको उन्हें, पर कोई उनसे भिड़ने को तैयार न था। बिलाल कहता है कि उसे बस आप ही रोक सकती हैं। देवा खुद को रोक कर खड़ा था क्योंकि माँ ने उसे कसम दी थी कि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन आज माँ अपनी कसम वापस ले लेती हैं। देवा अपनी ताकत का खेल दिखाते हुए वहाँ मौजूद 50-60 गुंडों को 5-6 मिनट में उनकी नानी याद दिला देता है। उधर वेदा को फोटो में वो आदमी दिखाई पड़ता है जिसकी उसे तलाश थी। वो आदमी देवा ही था जिसे देख वो कपकपाने लगता है और समझ गया था कि अब तक तो उसके सारे चेलों की छुट्टी हो गई होगी और वाकई में देवा सबकी छुट्टी कर देता है। बिलाल अम्मा से कहता है कि मेरी गलती है, मुझे लगा ये लड़की आपके पास सुरक्षित रहेगी। अम्मा गुस्साते हुए कहती हैं कि मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं। पिछले 7 सालों से हम एक गांव से दूसरे गांव भागते आ रहे हैं और अब यहाँ से भी भागना पड़ेगा। आध्या अपनी माँ की अस्थियां दिखाते हुए कहती है कि मेरी माँ हमेशा इंडिया आना चाहती थी लेकिन मेरे पिता ने उन्हें कभी आने नहीं दिया। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियां इंडिया में बहाई जाएं, इसलिए मैं यहाँ आई। वो वेदा से कहती है कि मेरे लिए ये काम तुम कर देना। अम्मा बिलाल को उसे यहाँ से ले जाने को कह देती हैं और देवा के साथ वो भी यहाँ से निकल लेती हैं कहीं और बसने के लिए। अब हजारे से तो ये काम हो नहीं पाया तो वेदा ये काम रिंडा को देता है। अम्मा देखती हैं कि कुछ गुंडे आध्या को उठा ले जा रहे हैं। रिंडा उस पर सील लगवा देता है ताकि उसे कोई छुए ना। अम्मा को कोई मतलब नहीं था लेकिन वो एक लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी तो वो देवा को भेज देती हैं उसे बचाने के लिए। रिंडा लड़की और ट्रक लेकर एक जगह रुकता है जहाँ सब उसके आदमी थे। देवा पहाड़ से खूब सारी मिसाइलें और गोलियां चलाते हुए उन पर हमला कर देता है। फिर वहाँ पहुंचकर सबकी धुलाई शुरू करता है तो सब जगह अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर ये है कौन जो अकेले ही सबको निपटाए दे रहा है। उधर कृष्णकांत यूएसए से आकर राधा रमा के पास पहुंचकर कहता है कि मुझे मार डालो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। वेदा आकर ओमकारी माँ को बताता है कि उसने गाड़ी को रोक दिया है। ओमकारी माँ को नहीं पता था कि आध्या किसके साथ थी तो कृष्णकांत कहता है कि उस गाड़ी को रोकने वाले का नाम है देवरथा। नाम सुनते ही ओमकारी माँ भी कांपने लग जाती हैं जैसे वेदा कांपा था उसकी फोटो देख के। रिंडा उसे मारने के लिए स्नाइपर से उस पर निशाना लगाता है पर उसका टैटू देख के ही उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है और वो भी कांप जाता है। राधा रमा कहती हैं कि कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। ओमकारी माँ मैंने ये बात तुमसे छुपाई, बताती तो तुम भी मुझे रोकती। तेरी बेटी की वजह से मुझे वो मिला है, अब मिला है तो उसे मारना ही पड़ेगा ना, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसे सील वाली गाड़ी में बैठाया ताकि देवरथा उसे रोके। वो सील है खानसार की, उसे रोका तो रोकने वाला मारा जाएगा। बाबा वर्धा को आकर बताते हैं कि सील को रोका गया है, वो भी पहली बार। वर्धा कहता है कि मुझे पता है कि किसने रोका होगा, देवा ही है जो ऐसा कर सकता है, उसी के बनाए नियम है, उसे कोई भी रोके उसे मरना ही होगा। राधा रमा कहती हैं कि मैंने देवा और वर्धा के बीच लड़ाई लगवा दी तो अब जंग होगी और उनमें से कोई एक ही बचेगा। नायक भी जब देवा को
देखता है तो कांप उठता है। अंग्रेज कहता है कि तुमने तो कहा था कि सील को कोई नहीं रोक सकता। तो नायक कहता है कि सील को बनाने वाला इंसान यही है। बिलाल आध्या से कहता है कि खानसार ने बहुतों की कहानी बदली, लेकिन खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी यार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए, यानी कि वर्धा और देवा अब दोनों दोस्त नहीं दुश्मन थे। अब बिलाल आध्या को वहाँ से ले जाते हुए उसे पूरी कहानी सुनाता है कि ये लोग कौन हैं और क्या चल रहा है। वो बताता है कि ये कहानी हजारों साल पुरानी है। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बना देते और लूट का सारा सामान वो खानसार ले जाते। खानसार समुंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहाँ उन डाकुओं के 3 कबीले थे, मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। खानसार का क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्ना दिल्ली गए और उन्होंने भारत के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून भारत पर जरूर लागू होंगे। भारत के सभी गैर कानूनी धंधों में जितना भी पैसा आता था उसमें खानसार का एक फिक्स हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून दखलंदाजी न करे, इसके लिए उन्होंने देश की राजनीतिक प्रणाली को ही अपने काबू में कर लिया। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। शिव मन्नार अपने कबीले के हिंसक स्वभाव से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई, उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू होती थी। उसका नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायक के 3 दर्जे थे। कपार 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक और आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को कर्ता घोषित किया। फिर एक दिन शिव मन्नार की मौत हो गई तो तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था, लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। राज मन्नार आदेश देता है कि शौर्यांगा कबीले को खत्म कर दो। एक आदमी कहता है कि क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? राज मन्नार कहता है कि उन सबको रात के अंधेरे में सोते समय ही मार डालो और किसी एक को भी नहीं छोड़ना, वरना बाद में उनका बदला भयानक होगा। राज मन्नार के गुंडे शौर्यांगा कबीले के सभी लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं। इस कत्लेआम के बाद सबने राज मन्नार के सामने घुटने टेक दिए। चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर एक खतरनाक फौज खड़ी करके उसने खानसार को बेहद ताकतवर बना दिया। राज मन्नार ने 61 कापरों के अलावा 8 सरदार वाले ओहदों में से 5 घनियारों में बांट दिए, जो थे वाली, कुरुंग, चीका, रंगा और नारंग। बाकी बचे 3 पद अपने ही परिवार में बांट दिए। राज मन्नार की पहली बीवी का भाई ओम, राज मन्नार का दामाद भारवा, राज मन्नार की पहली बीवी का बेटा रुद्र, राज मन्नार की पहली बीवी की बेटी राधा रमा। कापर और सरदारों के बीच काफी मतभेद होने के बावजूद डर के मारे राज मन्नार के खिलाफ कोई नहीं गया। अब एक दिन राज मन्नार राधा रमा से कहते हैं कि कोई हमें चुनौती देने का सोच रहा है, तो मैं वही पता लगाने खानसार के बाहर जा रहा हूँ। जब तक ना लौटूं खानसार संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भारवा कर्ता से कहता है कि आपके फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन क्या आप अपने बेटे वर्धा को माफ करेंगे? वर्धा ने जब बचपन में कड़ा फेंक दिया था तभी से राज मन्नार उससे गुस्सा थे। भारवा कहता है कि वो भी आपका ही खून है। जो इज्जत रुद्रा को मिलती है वो उसे भी मिलनी चाहिए। अगले दिन राज मन्नार सभी से कहते हैं कि तुम सभी की कुर्सियों में से एक कुर्सी मुझे चाहिए। वो रंगा से उसकी कुर्सी मांग लेते हैं और वो बिना सवाल किए दे भी देता है। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बिल्कुल भी मन नहीं था कुर्सी देने का, लेकिन कर्ता की बात के आगे वो क्या ही करता। राज मन्नार वर्धा को सरदार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। वर्धा राज मन्नार की दूसरी बीवी का बेटा था, इसलिए रुद्रा उससे नफरत करता था। बली, जो कि सारे नियम कानून लागू हों इसकी देखरेख करता था, उसे राज मन्नार ये जिम्मेदारी देके चले जाते हैं कि मेरे वापस आने से पहले वर्धा सरदार बन जाना चाहिए। रुद्रा रंगा से कहता है कि सिर्फ तेरी ही कुर्सी इसलिए मांगी क्योंकि तेरे पिता ने जो वर्धा का
फेंका हुआ कड़ा उठाया था, उसी के बलबूते तुझे भी ये कुर्सी मिली। कुत्ते के मुंह से जैसे हड्डी छीनी जाती है, वैसे ही तुझसे भी ये कुर्सी छीन ली। भारवा कहता है कि निबंधन में एक नियम है कि बलवान का ही राज्य और बलवान की ही कुर्सी। रुद्र और रंगा मिलकर प्लान बनाते हैं कि वर्धा को मार डालेंगे और उसके लिए रुद्र पंडित को बुलवाता है, जो कि बहुत खतरनाक गुंडा था। खून खराबा करते हुए रुद्र फिर से कोशिश करता है वर्धा की नत निकालने की, लेकिन तभी घंटा बज जाता है जो कि निबंधन का था, तो वो लोग रुक जाते हैं। घंटा राधा रमा ने बजवाया था। राधा रमा सरदारों और कापरों के बीच खून खराबा रोकने के लिए सीज फायर का ऐलान करती है। रुद्र कहता है कि खानसार का निबंधन सबके लिए एक होता है, किसी भी हाल में कर्ता से भिड़ने का हक वो किताब सबको देती है, इसलिए सीज फायर हटाने के लिए मैं वोटिंग का प्रस्ताव रखता हूँ। ऐलान होता है कि 9 दिन बाद वोटिंग की जाएगी, लेकिन तब तक सीज फायर लगा रहेगा। वोटिंग के दिन तक कोई नहीं रुकना चाहता था। सरदार से लेकर कापर तक सबके सब अपने लिए खूंखार और ताकतवर फौज खड़ी करने में जुट गए। वर्धा का छोटा भाई बाची कहता है कि सबने अपनी अपनी आर्मी खड़ी कर ली है, अब बताओ हम कौन सी आर्मी ला रहे हैं। अब वक्त आ चुका था देवा को बुलाने का, तो वर्धा उसे ले आता है। 25 साल पहले उसने वादा किया था कि जब भी उसे जरूरत होगी वो आएगा, और वो आया भी। आज अपने दोस्त के लिए वो खानसार में वापस कदम रख रहा था। सिर्फ एक इंसान देख सब हैरान होते हैं कि ये भला अकेला क्या करेगा। बाची वर्धा से नाराज हो जाता है कि सबकी अपनी आर्मी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। हर कोई वर्धा को मारना चाहता था, लेकिन सीज फायर की वजह से सब रुके हुए थे। लेकिन नारंग का बेटा विष्णु कोई मौका नहीं छोड़ता था वर्धा को परेशान करने का। महारा गांव में बहुत सारी महिलाएं रहती थीं, जहां विष्णु जाकर एक पतंग उड़ाता था। उस पतंग की डोर काट वो पतंग जिस घर में गिरती, वो उस घर की लड़की के साथ दुष्कर्म करता, और ये उसका रोज का था, जिससे पूरा गांव परेशान था। आज ये सब करते वक्त उसने वर्धा को बुलाया था ये सब देखने के लिए। वर्धा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, पर देवा से ये सब देखा नहीं जाता, तो वो गुंडों को मारते हुए काली माँ के सामने सीधा विष्णु की ही बलि चढ़ा देता है। सबको लग रहा था कि बेकार ही बुलाया इसे, लेकिन जब उसने इतना भयानक कदम उठाया तो सबकी हालत टाइट हो जाती है कि अब क्या होगा। इसने तो नारंग के बेटे को मार डाला। वर्धा और उससे जुड़े सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। अब नारंग उनका फैसला करने वाला था, और जो हुआ उसके लिए वो वर्धा को बख्शेगा नहीं। ये सब प्लान बनाते हैं कि नारंग को भड़काओ कि गलती वर्धा की नहीं देवा की है। रुद्रा नहीं चाहता था कि वर्धा को नारंग मारे, क्योंकि रंगा उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, और राधा रमा तो चाहती ही थी कि वर्धा मारा जाए, लेकिन कर्ता उसे जिम्मेदारी दे गए थे, तो वर्धा को मरने नहीं दे सकती थी। भारवा रुद्र से कहता है कि सीज फायर हटाने के लिए कर्ता के खिलाफ जाके वर्धा को मारना ही होगा। ये हो सके इसके लिए रुद्र नारंग को भड़काता है कि भले वर्धा ने विष्णु को नहीं मारा, लेकिन वो वहाँ खड़े उसे मरता देख रहा था। अब वर्धा और देवा को सबके सामने पेश किया जाता है, तो नारंग वर्धा को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन देवा उससे विनती करता है कि उसके बदले मुझे मार दो, पर उसे कुछ मत करो। कई बार बोलने पर भी नारंग देवा की नहीं सुनता, तो अपने असली रूप में आते हुए देवा उसका सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसके दोस्त को कोई छुए उसे गवारा नहीं। उन दोनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। जोड़ घटाना करने पर पता चलता है कि सीज फायर लागू रखने वालों के वोट भी 48 हैं और ना लागू रखने वालों के भी 48 हैं। बचता है सिर्फ एक वोट, जो कि वर्धा का था। वो जेल में था, इसलिए सबके वोट डालने के बाद ही उसे वोट डालने का मौका मिलना था। तो सभी के लिए सोचने वाली बात ये थी कि अब वो किस साइड होगा। रंगा ने ड्रग्स दे देकर कई लोगों को ज़ॉम्बी की तरह बना डाला था, जो कि लाल रंग देख के पगला जाते थे। उसने ये फौज वर्धा को मारने के लिए बनाई थी। राधा रमा वर्धा को धमकी देने आती हैं कि अगर तूने वोट सीज फायर हटाने के लिए किया तो तेरा प्यारा दुलारा भाई मारा जाएगा। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी वोट देना शुरू करते हैं। कर्ता राज मन्नार भी वापस आ जाते हैं और वो वोट देते हैं सीज फायर लगे रहने के पक्ष में। दोनों तरफ 48-48 वोट हो जाते हैं और अब वक्त आता है वर्धा के वोट देने का। वर्धा कर्ता के खिलाफ जाते हुए सीज फायर हटाने के पक्ष में वोट करता है। पिछली रात देवा और उसमें बातचीत हुई थी कि अब खानसार लाल होगा, यानी कि अब जंग की शुरुआत होगी, और वही वर्धा ने कर दिया। वर्धा ऐसे हमेशा लड़ाई ना करने के पक्ष में रहता था, लेकिन उसका ये फैसला देख सभी हैरान होते हैं। अब रुद्रा के आदमी देवा और बाची को ले जाते हैं उन्हें मारने के लिए, और वर्धा को रंगा ले जाता है और उसके ऊपर लाल कलर पोत के उसे ज़ॉम्बी जैसी पगलाई फौज के सामने छोड़ देता है। वहाँ टैटू बनाने वाली एक औरत बैठी थी, तो देवा उससे कहता है कि मेरी आंखों में जो तुम्हें दिख रहा है वो मेरे हाथ में गोद दो। औरत एक शैतान का टैटू उसके हाथ पर गोद देती है। वर्धा लगा हुआ था उन सभी से लड़ने में। देवा उधर सबको निपटा के वर्धा के पास आ जाता है उसे बचाने के लिए। अब दोनों लोग मिलकर सबकी पुंगी बजाना शुरू करते हैं। वर्धा रंगा के
सस्ते ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ उसे भी निपटा देता है। राधा रमा पिताजी से कहती है कि ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आप वर्धा को सरदार बनाना चाहते थे। राज मन्नार कहते हैं कि हम सब हिंसक आदमी हैं, हमारे खून में ही हिंसा है। बरसों पुरानी फितरत मैंने 25 साल दबा कर रखा, किसी न किसी दिन तो ये होना ही था। आपस में लड़ने के लिए सीज फायर तो एक बहाना था, हर कोई मेरी गद्दी चाहता है। वर्धा देवा से कहता है कि मेरा बचपन का एक सपना है कि एक दिन ये सब मेरा होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना अब बंद, जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब कुछ मुझे चाहिए। राज मन्नार कहते हैं कि मेरी गद्दी को पाने के लिए पहले एकजुट होंगे हमारे अपने ही। हम देखते हैं कि मामा जी जो अब तक कर्ता के सपोर्ट में थे, अब वो रुद्रा से हाथ मिला लेते हैं। राज मन्नार कहते हैं कि मैं खानसार से बाहर इसलिए गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी वेपन्स की डील हुई है। उसका ऑर्डर खानसार से गया था। बाली ने वेपन्स की डील की थी और घनियार के एक होने की मुहिम चला दी ताकि शौर्यांगा कबीले के साथ जो हुआ वो उनके साथ ना हो। राज मन्नार भारवा के एक आदमी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि जो 25 साल पहले किया था आज वो मेरा शिकार करने आया है। मैंने इतनी बड़ी दीवारें और इतनी बड़ी फौज इसलिए खड़ी की थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं शौर्यांगा में से कोई जिंदा ना हो। यहाँ पता चलता है कि भारवा एक शौर्यांगा है। हमें दिखाया जाता है कि जब राज मन्नार के लोगों ने उन पर हमला किया था तो कई लोगों ने अपने बच्चों को सीवर लाइन में छुपा दिया था। इस तरह से शौर्यांगा कबीला जिंदा रहा और बदले की आग में जल रहा था। भारवा राज मन्नार के परिवार में शामिल हुआ और अंदर ही अंदर सबको भड़का के एक दूसरे से लड़ाई करा डाली। आदमी कहता है कि तुम्हें तुम्हारी इसी गद्दी के साथ जिंदा जलाने के लिए हर शौर्यांगा तैयार खड़ा है सिवाय उस एक के। 25 साल पहले इस गद्दी पर हमारे नायक धारा को बैठना था पर तुमने उन्हें मार डाला, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि वो बेटा कोई और नहीं देवा है। तुम्हारे बेटे वर्धा ने अपना कड़ा देके उसे खानसार से बाहर भेज दिया था। तुमने तो देख ही लिया है कि जब से वो खानसार आया है तब से उसने क्या क्या कर डाला है। हम देखते हैं कि देवा उसी तरह तलवार पकड़ के एक रिचुअल फॉलो कर रहा है जैसे शौर्यांगा कर रहे थे, यानी कि उसे भी पता है कि वो कौन है। शायद वर्धा को भी पता है कि देवा एक शौर्यांगा है। राधा रमा पूरी आर्मी को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे देती है। एक तरफ पूरा खानसार गद्दी के लिए लड़ मरने को तैयार था, दूसरी तरफ हजारों शौर्यांगा उसी गद्दी को जलाने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन देवा ने वही गद्दी वर्धा को दिलाने का वादा किया था, लेकिन उस गद्दी पे बैठने का हक देवा का है। अब क्या करेगा देवा? क्या वो खुद खानसार का कर्ता बनेगा या दोस्ती निभाते हुए वो गद्दी अपने बचपन के दोस्त वर्धा को देगा या अपने कबीले के लोगों के साथ मिलकर बदला लेगा सभी से? ये सारे सवाल आपके मन में छोड़ के ये बताते हुए कि इसका अगला भाग भी आएगा, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम नॉर्मली देखें तो समझ आता है कि एक एक्शन से भरी फिल्म है जिसमें स्लो मोशन का भयंकर इस्तेमाल हुआ है और सब इधर उधर उड़ रहे हैं और खून खराबा चल रहा है। ऐसे सोचेंगे तो फिल्म वैसे ही लगेगी जैसे हर मास मसाला फिल्में बन रही हैं। लेकिन अगर ध्यान से इस फिल्म की कहानी पर गौर किया जाए तो ये फिल्म काफी अच्छी है। जिस तरह से खानसार देश को दिखाया गया है और उसका इतिहास बताया है और कैसे गद्दी पाने के लिए उसमें राजनीति चल रही है, ये सब देख के अगला भाग देखने का इंटरेस्ट जाग उठता है। एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो कहानी हमें बताई गई है उसकी एक पूरी सीरीज भी बन सकती है। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला, घनियार कबीला, चाहे तो इन तीनों का इतिहास बताते हुए भी एक फिल्म बन सकती है। जो शहर असल में है नहीं, जो लोग नहीं, जो समुदाय नहीं, उनका इतिहास बनाना, उनका कानून दिखाना, उनके बीच हो रही राजनीति दिखाना, ये सब लिखने में जो मेहनत लगी है उसकी तारीफ तो बनती है। इस पार्ट में तो जनता को सब कुछ समझाने में ही सारा समय निकल गया, इसलिए ऐसा फील होता है जैसे इस फिल्म में कुछ था ही नहीं। मुझे लगता है कि असली कहानी अगले भाग में दिखाई जाएगी क्योंकि कुछ भी समझाने को नहीं रहेगा। हमें पता रहेगा कि खानसार में क्या कैसे काम करता है, हमें सब समझ में आ जाएगा आसानी से। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत लंबा खींचा गया। आध्या को बचाने और ये दिखाने कि देवा कितना ताकतवर है, इसी में पूरा फर्स्ट हाफ निकाल दिया। मुझे ये शिकायत थी कि देवा को नॉर्मल से इतना ज्यादा ताकतवर क्यों दिखाया गया है, कि उसे कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो एक साथ सबको हवा में उछाले दे रहा है। 2-3 बार मूवी देख के समझ आया कि शौर्यांगा कबीले के लोग बाकी कबीले से ज्यादा ताकतवर हैं। यही वजह थी कि राज मन्नार ने उन्हें सोते समय मरवाया, क्योंकि उसे पता था कि जंग लड़ने जाएंगे तो हार उसकी ही होगी। शौर्यांगा कबीले वालों के अंदर अलग ही ताकत है, जिस वजह से देवा नॉर्मल से ज्यादा ताकतवर लगता है। आखिर में देवा के ऊपर खुद से ही नीला रंग चढ़ जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कोई सुपर पावर्स हो सकता है कि हो भी या ना भी हो,
क्या पता। लेकिन एक सीन है जहाँ देवा अपनी मुट्ठी बंद करता है तो गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि शरीर का नीला पड़ जाना मेटाफोरिकली दिखाने का तरीका है कि वो शौर्यांगा है। अब बात आती है कि सेकंड पार्ट में क्या होगा। हमें दिखाया गया है कि वर्धा गद्दी पर है। इसका मतलब देवा ने वर्धा को ही गद्दी दे दी होगी। उसे वैसे भी गद्दी से कोई लगाव नहीं था। अगर होता तो वो काफी पहले ही आ जाता लड़ने के लिए, लेकिन वर्धा के बुलाने पर ही वो खानसार वापस आया। बात रही बदला लेने की, तो वर्धा को भी राज मन्नार से कुछ खास लगाव नहीं है। वो भी राज करना चाहता है खानसार पर, फिर चाहे जैसे, और शौर्यांगा कबीले को मारने वाला राज मन्नार ही है। तो देवा और वर्धा दोनों मिलकर सभी को मिटा देंगे। फिर वर्धा की मदद करते हुए देवा सील बनाएगा, जो कि ऐसी होगी कि अगर वो किसी पे लगी हो तो उस चीज को ना कोई रोक सकता है ना छू सकता है। फिर शायद कुछ बात हो जाए जिसकी वजह से उन दोनों में खटास पैदा हो जाएगी और फिर देवा सब कुछ छोड़ छाड़ के अलग हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के फर्स्ट हाफ में शायद स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां से छोड़ी गई। मतलब दिखाया जाएगा कि देवा ने क्या किया, किसका साथ दिया और फिर अलग क्यों हुआ। फिर सेकंड हाफ में कहानी प्रेजेंट में आ जाएगी, उस वक्त में जहां बिलाल आध्या को कहानी सुना रहा है। तो देवा ने सील रोकी तो उससे वर्धा लड़ेगा और कौन बचेगा कौन नहीं यही दिखाया जाएगा। मुझे इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन ये वाला लगा था। इस वाले सीन के दौरान मेरे थिएटर में जितने भी आसपास लोग बैठे हुए थे इंक्लूडिंग मी, सब सीटी मार रहे थे, ताली बजा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे। बहुत बढ़िया सीन था ये। इस फिल्म को देख के पूरा फील केजीएफ वाला ही आता है, क्योंकि एक्शन, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, एम्बियंस सब कुछ वैसा ही है। होना भी था क्योंकि डायरेक्टर वही है। तो उनका जो स्टाइल है फिल्म बनाने का, वही स्टाइल उन्होंने इस फिल्म को बनाते टाइम भी अपनाया। सबको लग रहा था कि रॉकी भाई की एंट्री होगी और कई जगह ऐसे पल भी आए कि लगा कि रॉकी भाई बस आ ही गए, जैसे जब राज मन्नार बाहर गया था तब, या वेपन डील की जब बात हुई तब। पर रॉकी भाई का कोई कनेक्शन नहीं दिखा। मतलब फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने जो कहा था सही कहा था कि इस फिल्म का केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है। केजीएफ की कहानी 90s की है और सलार में देवा और वर्धा 2017 में एक साथ है। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि रॉकी भाई खानसार में आएंगे। शायद रॉकी तब तक बूढ़ा हो चुका होगा, तो अगर वो जिंदा है तो उसका बुढ़ापा दिखा सकते हैं, या फिर अगर आगे कभी दिखाना हुआ तो खानसार की बैक स्टोरी बताते समय कनेक्शन दिखाया जा सकता है, वो समय जब शिव मन्नार गद्दी पर थे। तो अगर दिखाना है तो रॉकी भाई और शिव मन्नार के बीच दोस्ती दिखाई जा सकती है। आपको बता दूं कि शिव मन्नार का किरदार भी पृथ्वीराज ने ही निभाया है। सलार फिल्म प्रशांत नील की ही बनाई मूवी उग्रम का बड़ा वर्जन है। उस फिल्म में भी लगभग यही कहानी थी, बस सलार में कबीला और बाकी चीजें जोड़कर कहानी को और बड़ा बना दिया गया। ये फिल्म और भी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर इसमें भर भर के स्लो मोशन ना डाला जाता। तो ये मूवी 3 घंटे के बजाय 2 घंटे की ही हो सकती है अगर इससे स्लो मोशन हटा दिया जाए। हीरो चल रहा है तो स्लो मोशन, दौड़ रहा है तो स्लो मोशन, गिर रहा है तो स्लो मोशन, इनका बस चले तो उनका खाना पीना, सुसु पॉटी करना सब कुछ स्लो मोशन में ही दिखा दें। बस इस चीज को अगर वो थोड़ा कम कर दें तो थोड़ा छपरी वाला काम कम लगेगा और एक अच्छी कहानी के साथ ये मूवी सबको अच्छी लगेगी। एक और चीज कम करनी होगी, लोगों का बेवजह चिल्लाना और डरना। कोई भी नॉर्मल बात करता ही नहीं है। कोई भूतिया आवाज में बोलता है तो कोई गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, कोई तो एकदम पागल जैसे बात करता है। अगर हर कोई नॉर्मल बात करे तो वो भी फिल्म को और बेहतर बनाएगा। बॉलीवुड फिल्म होती तो अब तक शायद बवाल मच जाता कि एक बुरे किरदार का नाम पंडित क्यों है, पर साउथ की मूवी है तो कोई कुछ नहीं बोल पाया। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बताना चाहता हूँ कि दुनिया बहुत ज्यादा दोगलीबाज है। अब एक्टिंग की बात करें तो प्रभास सर के ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, सब खेल एक्सप्रेशन का था और पूरे फिल्म में उनका एक्सप्रेशन सेम ही रहा। एक्शन सीन्स में वो अच्छे लगते हैं पर फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाई पड़ता, जिससे कि साफ झलकता है कि वो बस एक्शन करने की एक्टिंग कर रहे हैं। शायद वो इतने बड़े एक्टर हो चुके हैं कि कोई उनसे कुछ कहता नहीं, जो वो कर देते हैं वही डायरेक्टर बढ़िया मानकर आगे बढ़ जाता है। श्रुति हसन का इसमें ज्यादा कुछ खास रोल नहीं था। उम्मीद करते हैं कि अगले भाग में इनका कुछ अहम रोल हो। पृथ्वीराज सर का इस फिल्म में काम बढ़िया रहा। उनके किरदार से समझ आता है कि जर्नी क्या है, वो क्या चाहते हैं और क्या ख्याल है उनके। बाकी सब जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया ही रहा। अब तो बस अगले पार्ट का इंतजार करना है, लेकिन इसकी उतनी हाइप नहीं बनी है जितनी KGF 3 की है। तो लोगों को इसके सेकंड पार्ट के आने से ज्यादा KGF 3 के आने का इंतजार है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो, जितने भी किरदार हैं वो सब हैं तो अपराधी या आतंकी ही। हर कोई गलत काम करता है। औरतों की रक्षा करने से ये नहीं हो जाता कि आप अच्छे इंसान हो। असल जिंदगी में आतंकी भी अपनी औरतों की रक्षा करते ही होंगे, लेकिन दूसरों को मारकर किसी की माँ से उनका बच्चा छीन लेते हैं या किसी से उसका पति। रॉकी भाई हो या देवा हो या वर्धा, सबके सब क्रिमिनल्स हैं। तो इनके जैसे बनना या इनके जैसे होने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है। असल जिंदगी में आप अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत करने जाओगे तो जेल में ही पाओगे अपने आप को।
समझे? तो रॉकी भाई, वर्धा, देवा, इनमें से कुछ भी बनने की कोशिश ना करें रियल लाइफ में, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जो नए लोग हैं या जो मेरी वीडियोस देखते हैं पर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।